थोड़ा देखेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स वगैरह पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पर लिखा है फॉर ए मैट्रिक्स ए, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करना है कि ये कैपिटल ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर का मान रख दिए, फिर स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए का मान रख दिए, फिर स्मॉल बी, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 का ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल ए जो दिया हुआ है वो 2/2 का है, तो इसलिए भी इसका भी जो हम लोग लेंगे ऑर्डर 2/2 का। ठीक है, आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब मैं सबको जोड़ूंगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। तो 11 लिखेंगे, प्लस में 3a लिखेंगे प्लस b, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 2a अब प्लस 0। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस a प्लस 0 और यहाँ पर आएगा 3 प्लस a प्लस b और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो कोई भी देखिए, चूंकि ये 2 वेरिएबल का ही इक्वेशन है, कोई भी 2 वेरिएबल का ही एक्सप्रेशन है, तो इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट को आप इक्वेट कर दो, उससे ए और बी की वैल्यू निकल आएगा। मान लो मैं इसी को इक्वेट कर दिया तो ये इक्वल टू 0, तो 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, सो देयरफॉर a इक्वल टू -4। फिर मैंने इसको इक्वेट कर दिया, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, a का मान -4 रख देंगे, b का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। फॉर ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो करना है यहाँ पर a³ माइनस 3a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, आप हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी इसी का इस्तेमाल करके हमको ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो a³ कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले a² निकाल लेते हैं। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जा रहा है। ठीक है, फिर a³ निकालने के लिए क्या करेंगे, a² को a से इंटू करेंगे। तो a² का मान ऑलरेडी निकाल लिए हैं और उसके बाद a का मान रख दें, फिर इसको आपस में इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, फिर अब ये लेकर के चल रहे हैं a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। तो ये a³ का मान यहाँ रख दीजिए -6, फिर a² का मान रख दीजिए प्लस 5, फिर a का मान रख दीजिए प्लस 11, i का मान रख दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करिएगा, पूरे मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर पूरे मैट्रिक्स को 5 से इंटू कर दीजिएगा, फिर इस पूरे मैट्रिक्स को 11 से इंटू कर दीजिएगा, तो इस तरह का आ जाएगा। फिर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़ दीजिएगा, प्लस माइनस जो करना हो कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो इसमें देखिएगा 0 0 सारे आ जाएंगे 0 मैट्रिक्स के इक्वल। ओके, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमको ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले क्या करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला जो है टर्म उसको आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो -11i। अब इसको क्या करिए, पोस्ट मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करिए, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब बता चुके हैं, राइट साइड में मल्टीप्लाई करिए। जैसे a³ लिखना है तो इसके राइट में ए इनवर्स लिखिए, फिर -6a² इसके राइट में ए इनवर्स लिखिए, प्लस 5a इसके राइट में ए इनवर्स लिखिए, इक्वल टू -11i ए इनवर्स। अब देखिए, अब यहाँ ये जो होता है मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, तो इसमें से a² निकाल के इधर कर दीजिए और ए इनवर्स को एक ब्रैकेट में रखिए। इसमें से a² में से भी एक a को इसके साथ कर दीजिए और एक ठो बाहर रहने दीजिए। फिर 5 यहाँ भी ए इनवर्स को एक ब्रैकेट में रखिए, आई ए इनवर्स को एक ब्रैकेट में। तो यहाँ देखिए ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है और ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इनवर्स इक्वल टू आई और आई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, बाय प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पर देखिए a² को i से इंटू करेंगे तो a² ही होगा, 6 को a को जब i से करेंगे तो a ही होगा, 5i इक्वल टू -11 ए इनवर्स।
तो माइनस ए इनवर्स इक्वल टू -11 ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, दिस मच। अब ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, -6 ए का वैल्यू रख दीजिए, फिर 5 आई का, और अब इसके जो है इतना माइनस इतना प्लस इतना करिए। तो हर एक एलिमेंट में से करिए, यहाँ 4 -6 + 5, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 -6 0 +0। ठीक है, इस तरह से सभी जोड़ दीजिए, जोड़ करके आपका इतना आ जाएगा इस तरह का। ओके, तो आप यही मेरा ए -11 ए इनवर्स इक्वल टू इतना आ गया। तो ए इनवर्स जब निकालेंगे क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू -11 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/-11, और फिर ये जो हम लोग अभी फाइंड किए वो मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर इस माइनस को इसके अंदर डाल देंगे। माइनस डालने का मतलब हुआ कि -1 से इस सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से 1/11 बाहर रह गया, और ये सारे माइनस प्लस फिर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये, और यही आंसर हो गया। आपकी मर्जी हो तो 11 को भी 1/11 से भी सबको मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट ए बी द नॉन स्क्वायर सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो है मेरा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर का मतलब डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ऑफ ऑर्डर 3/3 का है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ए डी जे ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ए। तो याद होगा हमने ये प्रॉपर्टी बताया था कि ए डी जे ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डेट ए का पावर n-1 होता है, जहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ देख रहे हैं कितने का दिया हुआ है ऑर्डर, 3/3 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट ए 3-1, तो डेट ए का स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। ओके, आंसर बी। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मान लीजिए कैपिटल ए एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, एंड देन डेट ए इनवर्स फाइंड करना है मुझे। ठीक, तो चूंकि हमको मालूम है ना ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब मैं दोनों साइड का जो है, दोनों साइड के मैट्रिक्स का जो है डेट ले रहा हूँ। ठीक है, इसका डेट इक्वल टू इसका डेट। अब फिर डिटर्मिनेंट वाले मैंने जो वीडियो है उसमें मैंने एक प्रॉपर्टीज बताया था आपको कि डेट ए इंटू बी, ए इंटू बी का डेट जो होता है वो डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी के इक्वल होता है, यानी आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप डेट ए लिख दो, फिर इंटू में डेट ए इनवर्स लिख दो, इक्वल टू आई का डेट जो होता है 1 के इक्वल होता है। ओके, तो अब ये डेट ए इनवर्स बराबर लिखेंगे तो कितना होगा, 1/डेट ए, यानी इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, डेट DET, डेट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1/डेट ए। तो यही मेरा आ जाएगा। कभी भी अगर किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का डेट निकालना हो ना, तो सीधा उसका डेट निकाल के रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/डेट ए कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम हम किसको कहते हैं। देखिए, कोई भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह का, इसी को सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ये 2 वेरिएबल का भी हो सकता है, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ओके, तो उसको कहते हैं इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और जब ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो आप देखिएगा इसके 2 केस होते हैं, या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, केवल x की वैल्यू 1 और 1 मिलेगा, y का भी केवल 1 और 1 मिलेगा, और z का वैल्यू भी 1 और 1 मिलेगा। और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो और इनकंसिस्टेंट सिस्टम हम कब कहते हैं, ए सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको मैं इनकंसिस्टेंट कहता हूँ। और ये कंसिस्टेंट जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं,
कंसिस्टेंट के केस में दो केसेस होते हैं, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का होगा। यहाँ पर देखिए कि इसको मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशन का, आपको मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स जो हैं इनसे एक मैट्रिक्स आप बना लो और उसको कैपिटल ए मान लो। जैसे यहाँ देखिए क्या है, A1 B1 C1, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट रो में, A2 B2 C2 सेकेंड रो में, A3 B3 C3 थर्ड रो में। तो इससे एक 3/3 का हम मान लिए एक मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर केवल दो ही वेरिएबल का इक्वेशन होगा तो केवल 2/2 का यहाँ पर हम लोग मानेंगे। फिर कैपिटल एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स मानिए, इसके वेरिएबल से बना हुआ एक कॉलम मैट्रिक्स लीजिए, एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। और फिर एक कैपिटल बी मैट्रिक्स को मानना है, लेट करना है, जो कि ये कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स होगा, D1 D2 D3। ठीक है, भली भांति फिर से याद रख लीजिए, आप अच्छी तरह से याद रखिए कि इसके कोफिशिएंट से एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमको मान लेना है। ठीक, कैपिटल एक्स इसके वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स मानना है। फिर कैपिटल बी इसका जो है, जो कांस्टेंट टर्म है, इससे जो है कांस्टेंट का एक कॉलम मैट्रिक्स लेना है। ठीक, तो अब चूंकि अगर केस 1 देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब है कि अगर मैट्रिक्स जो ये हमने लेट किया था, जो मैट्रिक्स ये अगर ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, तो इसका डेट इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो उस स्थिति में उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर होगा। ए इंटू एक्स जो है बी के बराबर। इसको प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स करें, प्री मल्टीप्लाइंग यानी इसके पहले लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स ए जो है एक साथ रख देंगे तो ये तो आई के बराबर हो जाएगा, आई इंटू एक्स। आई इंटू एक्स को एक्स लिखेंगे तो एक्स बराबर क्या हो गया, ए इनवर्स बी। यानी ये फॉर्मूले को याद रखना है, कब, जब मेरा डेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस समय ये फॉर्मूला एक्स का मान जो एक्स वाई जेड का मान जो है इस फॉर्मूले से निकलेगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और सिस्टम जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और उस समय x के केवल एक मान मिलेंगे, y के एक मान मिलेंगे, z के एक मान मिलेंगे। ठीक है, अगर दूसरा केस देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि डेट 0 के इक्वल हो गया, डेट जो है 0 के इक्वल हो गया, तब सबसे पहले हमको ए डी जे ए इंटू बी को पहले फाइंड करना होगा। जैसे मेरा डेट 0 आ जाता है तो पहले फाइंड करिए ए डी जे ए मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पर जब इसको फाइंड कर लेंगे तो फिर दो केस एराइज कर सकता है, 2 केसेस एराइज इसको फाइंड करने के बाद। हो सकता है कि ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ये जब मैं फाइंड करूं तो नॉट इक्वल टू 0, 0 यहाँ पर 0 का मतलब है, याद रखिएगा मैं बार बार 0 बोल दे रहा हूँ, ये 0 मैट्रिक्स है, नॉट 0, 0 मैट्रिक्स। तो ए डी जे ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तब याद रखिए अगर ए डी जे ए इंटू बी का मान अगर 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता है तो याद रखिएगा वो सिस्टम मेरा इनकंसिस्टेंट होगा और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, लेकिन अगर ए डी जे ए इंटू बी अगर 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तब फिर दो केसेस एराइज करेंगे, या तो देन सिस्टम मे बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है। लेकिन एक बात है कि अगर वो कंसिस्टेंट हुआ तो सिस्टम हैज आइदर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि तब कंसिस्टेंट अगर हुआ तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तब तो नो सॉल्यूशन। यानी कि अगर देखिए डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तब तो सिंपली जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इस फॉर्मूले की मदद से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर डेट 0 के इक्वल आता है तो फट से पहले क्या करिए, ए डी जे ए मल्टीप्लाई बी, बी से मल्टीप्लाई करके ए डी जे इंटू बी को पहले फाइंड करिए। तो फिर आप ये चेक करिए कि ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं है। अगर ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है तब याद रखिएगा कि सिस्टम मेरा इनकंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। लेकिन
अगर इसका हम ए डी जे ए मल्टीप्लाई बी करते हैं और जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तब दो केसेस से राइज करेंगे. देन सिस्टम मे बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज सिस्टम हैज आइदर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन. अगर कंसिस्टेंट इस केस में हुआ तो याद रखिएगा इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा, और अगर इनकंसिस्टेंट है तब तो फिर नो सोल्यूशन. ओके, ठीक है. इसमें एक क्वेश्चन हम यहाँ पर बना रहे हैं. सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड. तो यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2 3 इक्वेशन. सबसे पहले मैं कैपिटल ए एक मैट्रिक्स 3/3 का मान लूंगा. इसके कॉफिशिएंट उसके एलिमेंट्स होंगे 2 1 1, फिर यहाँ पर 1 -2 -1, फिर यहाँ पे देखिए x का टर्म नहीं है, तो x टर्म नहीं है तो उसके कॉफिशिएंट को हम 0 मानेंगे. जो टर्म नहीं रहेगा उसके कॉफिशिएंट को हम 0 मान लेंगे. तो 0 हो गया, और y का 3 और z का कितना हो गया -5. तो इससे मैं कैपिटल ए मान लिया. फिर कैपिटल x हम कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का मानेंगे. फिर कैपिटल बी मानेंगे इसके कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है. अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि देखिए जो डेट ए का मान निकाल के हम देखेंगे तो आ रहा है 34 नॉट इक्वल टू 0. यानी इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए जो है मेरा नॉन सिंगुलर है. इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. इसका इन्वर्स डेट ए इक्वल टू 34 इज नॉट इक्वल टू 0. मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट. अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब तो मेरा सोल्यूशन क्या होगा? सिंपली हम लोग का सोल्यूशन क्या होगा? यही वाला ना, x इक्वल टू ए इनवर्स बी. इसी से हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स बी से. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मुझे. तो सबसे पहले ए लिखिए और यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लिए. फिर इसके को फैक्टर, चूंकि ए इनवर्स निकालने के लिए कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये ना 1/डेट ए और फिर मल्टीप्लाई ए डी जे ए यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए. तो हम क्या करेंगे? याद होगा आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स पिछले वाले वीडियो में जब मैं बताया था तो मैं डायरेक्ट कहा था कि ए डी जे ए जब निकालना हो तो को फैक्टर्स का जो वो अरेंजमेंट जो करते हैं वो इस तरह से कर दिया करिए. A11 A12, हालांकि वो A11 यहाँ पे होता है, A12 ये होता है, A13 ये होता है, A21 ये होता है, A22 ये होता है, A23 ये होता है. लेकिन हम उसको याद होगा कि को फैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तब हम लोग को एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलता है. तो हम पहले से ये अरेंजमेंट कर दिए. A11 A12 A13 यानी फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना दिया हूँ. तो इस तरह के अरेंजमेंट को याद रखिए, डायरेक्ट ही एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलेगा. ये याद रखिए, ये नंबरिंग A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ओके. और यहाँ पर आप शॉर्टकट में सब निकाल लीजिए इसका कोफैक्टर. कोफैक्टर निकालने के लिए हमने आपको बताया, और ये भी जान रहे कोफैक्टर निकालिए इस तरह से, ऐसे A11 A12 A13, लेकिन लिखते समय लिखिए ऐसे A11 A12 A13 यहाँ पे लिखिए, A21 A22 A23 यहाँ पे लिखिए, A31 A32 A33 यहाँ पे लिखिए. इस तरह का ये सीख लीजिए, इस तरह का अरेंजमेंट, ताकि मैं जल्दी से इसी अरेंजमेंट में मैं यहाँ पे सेट कर दूँ. ये देखिए तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा हमारा. ये पिछला वीडियो में कोफैक्टर वगैरह निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ उस तरह से. लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ना उसको ध्यान से देखिए और इसी तरह का अरेंजमेंट लेके आपको चलना है हमेशा, ताकि वो आप जल्दी से फाइंड आउट कर लो. तो ए इनवर्स इक्वल टू डेट ऑफ ए डी जे, तो इसका मान 34 निकला था, निकाल लिए और ये लिख दिए. अब ये x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया. अब ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिखे, x की जगह पर लिख दिए यहाँ पर एक्स वाई जेड, और वो ए इनवर्स 1/34 और ये लिख दिए मैट्रिक्स, और b से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा ऐसा. अब 34 से डिवाइड कर दीजिए आप. यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ पे -3/2 आएगा. फिर यहाँ पर ये देखिए यही लेके चले थे ना, ये बराबर है, ये आ गया. अब इसको इक्वेट कर दीजिए. x का मान 1 हो जाएगा, y का मान हाफ हो जाएगा, z का मान -3/2 हो जाएगा. तो इस तरह से इजली हम निकाल लेंगे. फिर एक क्वेश्चन और है, इसमें देखिए 4.6, द कॉस्ट ऑफ द 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. And cost of the 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg by matrix method.
ये व्हाट्स प्रॉब्लम है। व्हाट्स प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस का मान ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 60 दिया हुआ है। फिर 2 kg ओनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस का टोटल कॉस्ट 90 दिया हुआ है। फिर 6 kg ओनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस का 70 रुपीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ईच आइटम का पर केजी कॉस्ट क्या होगा, और यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन, वीट एंड राइस पर केजी बी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से देखिए टोटल कॉस्ट क्या हुआ, ओनियन का हमने एक्स माना है पर केजी, तो 4 kg का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4x, फिर इसका 3y, इसका 2z इक्वल टू 60। फिर दूसरे वाले में 2 kg ओनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस, तो 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। फिर थर्ड वाले में देखिए यहाँ 6 kg ओनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस, तो 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। अब इसके कॉफिशिएंट्स हम कैपिटल ए मैट्रिक्स मान लेंगे, 3/3 का कैपिटल X इक्वल टू एक्स बाई जेड मान लेंगे और B इक्वल टू 60, 90, 70 मान लेंगे। फिर डेट निकाल रहे हैं तो डेट इसका 50 आ रहा है, डेट इसका 50 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, फिर आप फट से जो है ना फिर उसी तरह से जो है इसका कोफैक्टर निकाल लीजिएगा उसी अरेंजमेंट में, A11, A12, A13, ठीक है ना। यानी रो को हम कॉलम के रूप में जब बदल देंगे तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो इसी अरेंजमेंट में इसको फाइंड करके यहाँ पे लिखा करिए, और ज़्यादा लेंदी इसको लिखना उतना नहीं है, कितना इसकी वैल्यू आएगा डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए। ओके, तो ADJ इतना आ गया, तो A इनवर्स इक्वल टू ADJ को डेट ए से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। फिर कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स B लिखेंगे, A इनवर्स का मान ये और B का मान ये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया। 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 50 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, और ये हो गया एक्स वाई जेड इक्वल टू 5, 8, 8। तो x का मान 5, y का मान 8, z का मान 8, यानी x बराबर 5, y बराबर 8, z बराबर 8। ओके, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर केजी 5 रुपीज़ हो गया, कॉस्ट ऑफ वीट पर केजी 8 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी 8 रुपीज़। ये देखिए आंसर।